दोस्तों, यह एक सत्य घटना है जो 7 भाई व एक बहन की कहानी है, जिसमें 7 भाई अपनी सगी बहन को मारकर खा जाते हैं। यह कहानी झारखंड के दक्षिण में छोटा नागपुर रांची जिले के ठाकुरगांव नामक गांव में बिंदु टोगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह सतयुगी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी-खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई-बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार ने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकल गए। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़ कर लाई और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी। सब्जी फल आदि काटने का औजार से साग काटने लगी। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचते हुए, क्या करूं? अगर घर की दीवार पर खून को पूछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े से पूछूंगी तो भाभी कौन लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझ खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले साता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर उसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी पीने के लिए रख देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं, बहन तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए मेरे हाथ की उंगली कट गई। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों से अनुरोध पर फिर से एक बार वही साता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क में उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा सातों भाई और भाभी ने उससे एक दिन के खाना पकाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचों भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा, बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटा भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोच उन सभी के मुंह में लाल लाल टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया। इस प्रकार उसके भाई उसके मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में जाते हैं, जहाँ पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को वह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं। इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं करेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बिठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोगरी छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई, फिर
अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष के निशान लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है और भाइयों का क्या इरादा है, और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। विदु विदु दादा साथी ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर की धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। छह भाइयों का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने चलाने से सातों भाइयों में सबसे निपुण था। राजकुमारी चाहती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई दादा बाकियों की तरह लालची नहीं है। छह भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं, आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर सीधे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार इस तरह इस बार भी वही गीत गाते, बिदु बिदु दादा छाती ताई ताई। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा इसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और उसके सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मारपीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों में आंसू धरती पे गिरते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है, तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं, क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं, मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम किसी भी लकड़ी पर रखोगे और मैं धीरे धीरे निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देख चकित रह जाते हैं कि कैसे उसका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ियां लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डांडी छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी वापस जाऊंगा तो बड़े भाई लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना में डांडी के मेंढक, केकड़ा और मछली सुन वह देख रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता देख पूछते हैं, क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन का शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता, तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं, तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमार के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना, बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमार को पका हुआ मांस खाने का परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वहां बांस का एक बड़ा बूंदा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांसुंडा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बूंदों को देखकर सोचता है कि अगर इतनी सुंदर बांस से केदारा वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। इसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट रे जोगी, ये तो लागे बेया रोपल बांस। जोगी फिर से बांस को काटता है। जोगी इस उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि उस बांस की आवाज इतनी सुंदर है, वही केंद्रा बनाएगा।
वो कितना मधुर आवाज निकालेगा। और जोगी इस बांस के एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा में इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहां भी उसे बजाता, उसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे, ना बाज रे केंद्रा, ये तो लागे मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर दुश्मन का घर, बजाता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है, जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लगे मोर छोटे भाई का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मुहर देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका सारा कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे में इतना सुंदर किसने सजाया। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। तब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाता है। यही घटना हर बार देखने को मिलती है और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उभरने लगी और आखिर मेरे घर में इतना सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों और भाभीयों से भी पूछता है, वे लोग भी सजावट करने से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता करने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं, बोलकर निकलते हैं और चुप कर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक सुंदर सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म करते ही वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रा को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा काटा जाता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरे का मांस खाया जाता है और सतबेनी नामक पूजा स्थान पर वही सरौटी साग को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।